नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के 17 तारीख को होने वाले इंग्लिश के एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए 17 तारीख के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री? व्हाई नॉट? क्या चाकू का साधारण सा एक प्रहार किसी पेड़ को मार सकती है? यह पूछा है। अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? नो, ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज the tree grows with a lot of nutrients and resources. Even if one cuts it, it will sprout again. If its root is not removed from the earth, it will sprout again. ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, चाकू का एक साधारण सा प्रहार एक पेड़ को नहीं मार सकती क्योंकि पेड़ बहुत सारे पोषक तत्वों और संसाधनों के साथ बढ़ता है। अगर कोई काट भी लेना तो फिर भी वह अंकुरित हो जाएगा, फिर से वह उग जाएगा। ठीक है, यदि उसकी जड़ को धरती से नहीं हटाया गया तो वह फिर से उग जाएगा दोस्तों, फिर से अंकुरित हो जाएगा। यानी पेड़ को एक साधारण सा चाकू का वार कभी भी नहीं मार सकती है। ठीक है, जब तक उसको पूरे जड़ सहित पृथ्वी से ना हटा दे तब तक ट्री का किल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम परीक्षा में छपने लायक ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में? हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कवि कैसे सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग समान है? ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन। याद रखिएगा, दे आर ऑल ह्यूमन, सभी मानव है। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा गया? द पोएट सेज दैट यूनिफॉर्म्स मे बी डिफरेंट बट द ह्यूमन बॉडी इज सेम, नो कंट्री इज फॉरेन। याद रखिएगा, कवि का सुझाव है कि पृथ्वी पर सभी लोग समान है क्योंकि वे सभी मानव है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी समान है क्योंकि वे सभी मानव है। कवि कहते हैं कि यूनिफॉर्म्स जो होते हैं यानी जो पोशाक होते हैं वो अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग पोशाकें हो सकती है, लेकिन मानव शरीर एक ही है, कोई भी देश यानी विदेश नहीं है। याद रखिएगा, नो कंट्री इज फॉरेन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? ये जो सेंट पीटर ने बूढ़ी महिला से क्या मांगा, महिला की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी, ये पूछा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया? सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए सिंगल पीस ऑफ केक। याद रखिएगा, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ single piece of cake. The old lady was very selfish. She behaved miserly and kept reducing the size of the cake. At last, she didn't give him anything to eat. याद रखिएगा, ये जो सेंट पीटर ने ये जो बूढ़ी महिला थी, इनसे एक केक का छोटा सा टुकड़ा मांगा। ठीक है, ये जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थी, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी थी। उसने कंजूसी जैसा व्यवहार किया और केक का आकार छोटा करते गई। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उसे देना बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। याद रखिएगा, जो केक उसे देना चाहती थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे रिड्यूस करती गई, यानी केक का आकार को घटाते गई और लास्ट में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, सोच सकते हैं बूढ़ी का रिएक्शन क्या था। कुछ भी सेंट पीटर को खाने के लिए नहीं देती है, केक जो टुकड़ा मांगा था वो केक का आकार को धीरे धीरे रिड्यूस करते गई और अंत में सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया खाने को। ठीक है, तो समझ सकते हैं उनका रिएक्शन कैसा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? ठीक, व्हाट मेक्स इट ब्लीड? ब्लीडिंग बार्क का क्या अर्थ है दोस्तों? इसे क्या लहूलुहान कर देती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। क्या लिखा है? Bleeding bark means the outer skin of a tree bleed when X means कुल्हाड़ी दोस्तों, when X hit it. They leave a liquid substance. If any part of the human body is cut, it starts bleeding. In the same way, the liquid substance comes out from the branch of a tree. The human being's X makes it bleed. याद रखिएगा, ये जो ब्लीडिंग बार्क का जो अर्थ है, किसी पेड़ का जो होता है वो बाहरी स्किन यानी बाहरी त्वचा से कुल्हाड़ी मारने पर खून बहना। याद रखिएगा, ठीक है, वे एक तरल पदार्थ होते हैं दोस्तों, एक तरल पदार्थ को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे इंसान का शरीर का कोई अंग अगर कट जाए तो उससे क्या होता है? खून निकलता है। ठीक है, याद रखिए, इंसान का कोई भी जगह अगर हिस्सा कट जाता है ना तो वहां से क्या होता है? ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाता है, यानी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार पेड़ की डाली
से भी एक लिक्विड टाइप का तरल निकलता है, याद रखिएगा। वो भी एक क्या है, पेड़ का तरल पदार्थ निकलता है, सोच सकते हैं तो वो भी पेड़ का खून ही है, ठीक है। मनुष्य की कुल्हाड़ी उसे लहूलुहान कर देती है। जितना बार कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार किया जाता है, उससे एक टाइप का तरल पदार्थ निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो उसे लहूलुहान कर देती है, ठीक है। कौन? मनुष्य की कुल्हाड़ी, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया था इसे क्या लहूलुहान कर देती है, तो इसे मनुष्य की कुल्हाड़ी लहूलुहान कर देती है, याद रखिएगा। द ह्यूमन बींग्स एक्स मेक्स इट ब्लीड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। हु वेर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पूछा गया है अब्दुल कलाम जो थे उनके स्कूल के मित्र कौन कौन थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और वे बाद में क्या क्या बने, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा गया है। अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स वेर रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, याद रखिएगा कौन कौन है दोस्तों। अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो रामनाथ शास्त्री थे वो बाद में क्या बनते दोस्तों, रामनाथ शास्त्री बिकम ए प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है। Arvindam joined the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiv Prakashan become a catering contractor for the Southern Railways, याद रखिएगा। जो रामेश्वर मंदिर के पुजारी बन गए कौन दोस्तों, रामनाथ शास्त्री, और अरविंदन क्या बन गए दोस्तों, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में शामिल हो गए। और जो शिव प्रकाशन थे वे दक्षिण रेलवे के लिए कैटरिंग कंट्रैक्टर बन गए, ठीक है। ये 3 दोस्त थे और जो क्या क्या बन गए दोस्तों, एक बन गया प्राइस्ट यानी पुजारी, और एक क्या बन गए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिए तीर्थयात्रियों के लिए, और तीसरा जो शिव प्रकाशन थे वो क्या बन गए दोस्तों, एक कैटरिंग कंट्रैक्टर बन गए, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों दोस्तों का नाम याद कर लीजिएगा और ये 3 दोस्त क्या क्या काम करने लगे बाद में ये पूछा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम आने वाला है, ठीक है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली आय कैसे अर्जित की, यानी अपना पहला इनकम कैसे अर्जित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम परीक्षा में 100% आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय कैचिंग बंडल्स of the newspaper thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi and distributing them, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली इनकम रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडलों को कैच करके और उन्हें बांटकर अर्जित किया था, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या करते थे, चलती ट्रेन से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाते थे उन्हें कैच करते थे और ये अखबारों को जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे यानी बांटते थे, ठीक है। इस तरह से अब्दुल कलाम ने अपना पहला कमाई अर्जित किया था दोस्तों। अगर ये आंसर आपको याद ना हो तो आपके लिए एकदम एक लाइन का सिंपल आंसर लिखा गया, देखिए स्क्रीन में लिखा गया, देखिए यहां पे, और देखिए लिखा गया है अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। अब्दुल कलाम अपना पहला इनकम न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके यानी बांटकर कमाया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये अगर याद नहीं होता है तो ये वाला आंसर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन का आंसर है लेकिन कोशिश कीजिएगा ये बड़ा वाला आंसर याद करने का, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों के बीच व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए ताकि सबका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए ये सारे क्वेश्चंस भिड़ने वाले हैं, ठीक है। सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के नेक्स्ट सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया देखते हैं, ठीक है। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया। आइंस्टीन रॉट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बिकॉज ही वांटेड टू वार्न अमेरिका दैट जर्मनी हैड द एबिलिटी टू बिल्ड and use an atomic bomb which if exploded in a port would destroy the entire port as well as some of the surrounding territory, ठीक है। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था क्योंकि वह अमेरिका को चेतावनी देना चाहते थे कि जर्मनी में परमाणु बम बनाने और उपयोग करने की क्षमता है, जो अगर एक बंदरगाह यानी पोर्ट पर विस्फोट हो जाता है तो पूरे बंदरगाह के साथ साथ आसपास के कुछ क्षेत्रों यानी टेरिटरी को नष्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसको लेटर लिखा दोस्तों, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। पर्यावरण के प्रति संतोष यादव के लगाव को क्या चीज व्यक्त करती है, ठीक है। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। संतोष वाज रियली कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है, यानी संतोष यादव वास्तव में पर्यावरण के लिए कंसर्न थे यानी चिंतित थे, ठीक है। हर इंटरेस्ट इन द एनवायरमेंट इज ऑब्वियस
from the fact that she collected and brought down 500 kilograms of garbage means दोस्तों कचरा from the Himalayas। ठीक है, तो संतोष यादव वास्तव में पर्यावरण के लिए कंसर्न थे यानी चिंतित थे। पर्यावरण में उनकी रुचि इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा एकत्र किया और उन्हें नीचे लाया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण को लेकर संतोष यादव बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने क्या किया था, हिमालय से 500 किलोग्राम का कचरा वहां से कलेक्ट करके नीचे ले आया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, व्हाई वाज द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड। वह साधु जिसने संतोष की मां को आशीर्वाद दिया था हैरान क्यों था, आश्चर्य क्यों हो गया था, सरप्राइज क्यों हो गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। परफेक्ट आंसर क्या लिखा गया है, द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स वाज सरप्राइज्ड बिकॉज हर ग्रैंडमदर साउट ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉटर। In this society, most of the people ask the seers to blessings for a son। ठीक है, जिस संत ने यानी साधु ने संतोष की मां को अपना आशीर्वाद दिया वह आश्चर्यचकित रह गया था दोस्तों, सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसकी दादी ने एक बेटी के लिए आशीर्वाद मांगा था। ठीक है, इस समाज में अधिकांश लोग संतों से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगते हैं, सभी सन का प्राप्ति मांगते हैं दोस्तों कि सबका बेटा हो, ये सोचते हैं सोसाइटी के। लेकिन इनकी दादी ने क्या मांगा दोस्तों, एक पुत्र यानी एक डॉटर। ये चीज सुनकर ये जो संत थे यानी साधु थे ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए आज का अंतिम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 10 में, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के साम्राज्य में गुरु और उनके चेला यानी शिष्य को कौन सी दो चीजें अजीब लगी। ठीक है, या कौन सी दो चीजें अजीब मिलती है, कहां पर दोस्तों, इन द किंगडम ऑफ फूल्स में यानी मूर्खों के साम्राज्य में। ठीक है, चलिए तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, द गुरु एंड द डिसिपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। याद रखिएगा, ये जो गुरु और शिष्य ने पाया कि मूर्खों के साम्राज्य में लोग रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं, एकदम उल्टा है, हम लोग का उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीथिंग वाज चीप देयर, सभी चीज वहां पर क्या दोस्तों, सस्ता है। इट कॉस्ट ओनली अ सिंगल डूडू, सबकी कीमत दोस्तों एक सिंगल डूडू थी। ठीक है, अगर आप एक बनाना खरीदते हैं तो उसका भी एक डूडू लगेगा, अगर आप पूरा कांधी को खरीदना चाहते हैं उसका भी एक डूडू लगेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा कांधी ना लेके आइएगा। तो मूर्खों के साम्राज्य में यही था कि अगर आप एक आलू खरीदते हैं तो आपको एक सिंगल डूडू देना होगा, आप एक बोरा आलू लेके जाते हैं तो उसका भी एक सिंगल डूडू देना होगा। ये दो चीज आश्चर्य लगा। ठीक है, एकदम मूर्खों का साम्राज्य प्रतीत होता है क्योंकि यहां सभी बैल बकरी सब कोई दिन में सोता है दोस्तों और सभी रात को काम करता। ठीक है, लोगों के साथ साथ जानवर भी पूरा एक्टिव हो गया था, रात को काम में निकलते थे। ठीक है, और दिन को सोते थे। तो समझ सकते कैसा मूर्खों का साम्राज्य था। और कुछ भी खरीदिए दोस्तों, अगर आप एक चीज भी खरीदते उसका भी सिंगल डूडू है, और आप पूरा दुकान को ही खरीद लीजिए तो आपको एक सिंगल डूडू ही देना होगा। ये सब चीज देखकर ये जो चेला था दोस्तों बहुत खुश हो जाता है। वो चेला वही डिसाइड कर लेता है कि मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि यहां सभी चीज क्या है, सस्ता है। तो आशा करते दोस्तों आप लोगों को ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गया होगा। बस अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम तय मानिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बस और एक वीडियो की जरूरत है आप लोगों को जिसमें कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है। कितनों को ये वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट में बताइए। आप लोगों की जरूरत को देखकर मैं ये वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, जितनों को चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।